2019 और 20 का कर दिया है हमने, प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग सॉल्व पेपर वहाँ से देख सकते हैं, वीडियोस हमारे। 2018 का आज करवा रहे हैं, बहुत तेज़ी से चलेंगे। 10 से 15 पेपर सॉल्व करवाने हैं। 10 तो करवाना ही करवाना है, अगर समय रहेगा तो 15 भी करवा देंगे। चलिए तेज़ी से देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? कई बार बताया हमने कि सूर्य का प्रकाश आता है, पराबैंगनी किरण जो रहती है सूर्य की, वो ऑक्सीजन के अणु से अभिक्रिया करती है और 2 परमाणुओं में ऑक्सीजन को विभक्त कर देती है। ये ऑक्सीजन का जो स्वतंत्र परमाणु है, ये अन्य ऑक्सीजन के अणु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्सीजन 3 अर्थात ओजोन गैस बनाता है। तो इस तरह से ओजोन निर्माण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, रेनेटिंग अभिक्रिया ये पनीर से संबंधित है, पनीर निर्माण से। जैव प्रौद्योगिकी ये प्लाज्मिड जैव प्रौद्योगिकी संबंधित है, जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है, कई बार पूछा गया है। और ओजोन परत में, ट्रोपोस्फीयर में ओजोन परत नहीं पाई जाती है, बल्कि समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। डी वाला राइट आंसर है। ठीक है, चलिए गोल्डन ये ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे जेवी, ये बहुत व्यक्तिगत सवाल है। जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। तो ज्योतिष को इन्होंने विज्ञान नहीं माना था, नहीं माना है जेवी नार्लिकर ने। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलहेम्स रॉन्टजन ने द्वारा किया था? WH रॉन्टजन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया है। बाकी रेडियो का मार्कोनी ने किया है। बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया है। और रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रॉन्टजन का एक्सरे मशीन, बी। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? डीएनए के द्विकुंडलिनी संरचना, मतलब मेरा तो थोड़ा सा ख़राब है दोस्तों, क्या कहते हैं, आर्ट, तो माफ़ी चाहूँगा। वाटसन और क्रिक ने, बी ने किया था। ठीक है, इसमें 4 क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। जो आरएनए होता है उसमें थायमिन की जगह यूरेसिल क्षारक पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो वाटसन और क्रिक ने द्विकुंडलिनी संरचना डीएनए की बताई थी और 1962 में इसी कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? अधिकतम ऊर्जा पूछा है तो इनमें से सबसे ज़्यादा होगी एक्स रेज की, सबसे ज़्यादा एक्स रेज की होगी। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो गामा रेज की होती है, गामा किरणों की सबसे ज़्यादा होती है, फिर एक्स किरणों की, उसके बाद पराबैंगनी किरणों की, फिर अवरक्त की, फिर दृश्य की, रेडियो की। ठीक है, तो ये क्रम आप याद रखिएगा। क्रम में भी कभी पूछ ले आपसे, या फिर सबसे छोटा पूछ ले, इस तरह से पूछ सकता है, तो ये आपको क्रम याद रहेगा तो आपको पता रहेगा इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा गामा रे, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी, उसके बाद विजिबल या दृश्य प्रकाश, फिर दृश्य प्रकाश के बाद आएगा आपका इंफ्रारेड, अवरक्त जो है दृश्य प्रकाश के बाद आएगा। फिर दृश्य प्रकाश से भी कम अगर किसी की ऊर्जा होती है तो रेडियो वेव की होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, विजिबल, दृश्य प्रकाश, फिर उससे कम इंफ्रारेड की या अवरक्त की, और सबसे लास्ट में सबसे कम होती है रेडियो वेव्स की। साथ ही जानते रहिए कि जो माइक्रोवेव है, जिसका कि आपके संचार में प्रयोग होता है, वो रेडियो तरंग का ही एक प्रकार होता है, रेडियो वेव की श्रेणी में ही वो आता है। ठीक है, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो कई स्रोत होते हैं मीथेन के। पशु जुगाली करते हैं, केवल धान के खेतों से, दीमक के बाम्बी से भी, ठीक है, यहाँ से भी, दोनों जगहों से निकलते हैं। सी वाला राइट आंसर है। तो मीथेन धान के खेत एवं दीमक की बाम्बी दोनों से निकलते हैं। कुल मीथेन गैस उत्सर्जन का 40% एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट, 29.6% फॉसिल फ्यूल से निकलता है। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? अर्धचालक चालक और बीच के अचालक के बीच के होते हैं। ठीक है, चालक और अचालक के बीच के होते हैं,
जो पदार्थ वो अर्धचालक होते हैं, इन्हीं का सेमीकंडक्टर में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्हीं का यूज होता है। चिप्स वगैरह जो बनती हैं चिप, वो सिलिकॉन की ही बनती हैं, अर्थात ये अर्धचालक की बनती हैं। अर्धचालक में सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम आदि आते हैं, लेकिन सिलिकॉन का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो भारत और रूस का। भारत के ब्रह्मपुत्र नदी, रूस के मस्कस नदी, दोनों के नाम पे बना है मस्कोवा नदी। तो भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी के आधार पर इसको मिलाकर ब्रह्मोस नाम दिया गया है। ये भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। यह मिसाइल लगभग 9 मीटर लंबी तथा 70 सेंटीमीटर व्यास वाली 3000 किग्रा पेलोड वार हेड ले जाने में सक्षम है। इसे सुखोई विमान से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, किस पर आधारित है? परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। तो वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार पर आधारित है। विशेष रूप से इंटरनेट आधारित संचार व्यवस्था ने पूरे विश्व को एक गांव की संकल्पना में ला दिया है, जहां एक दूसरे से जुड़ना जो है बहुत आसान हो गया है। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो इनमें से मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता है, बाकी रेशम, लाख और शहद इनके कीट होते हैं। मोती कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई संरचना होती है। यह मुलायम ऊतकों वाले जीवों से प्राप्त की जाती है, न कि कीट से। निम्नलिखित में से कौन सामान्य पारिस्थितिकी में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो 20 डेसिबल। ठीक है, पत्तियों की सरसराहट 20 डेसिबल का जो तरंग है वो उत्पन्न करती है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इंसिनरेटर्स कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है इनका प्रयोग। तो इंसिनरेटर्स का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। इंसिनरेटर्स का अर्थ होता है जलाना। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि को ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। जो हरित गृह गैसें हैं उनकी मात्रा जब अधिक हो जाती है, सांद्रता अधिक हो जाती है, तो पृथ्वी की जो ऊष्मा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो अवशोषित कर रखते हैं। इसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। यही है वैश्विक ताप में वृद्धि। इसी को हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो प्राकृतिक गैस में कई बार पूछा गया है, मीथेन जो है मुख्य भाग है इसका। मीथेन एक सरल हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र CH4 है। यह नम स्थानों, कच्छ अथवा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, अतः इसे मार्श गैस भी कहते हैं। पेट्रोलियम के साथ साथ यह औषधि शैल स्तरों में भी पाई जाती है। ब्यूटेन तथा प्रोटेन एक गैस एक प्रकार की लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। LPG जो होती है घरेलू गैस, उसमें मुख्यतः ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस मिलते हैं। इसका प्रयोग घरेलू गैस सिलेंडरों में किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछता है कभी कभी कि घरेलू गैसों में क्या पाए जाते हैं? ब्यूटेन एंड प्रोपेन। प्राकृतिक गैस में क्या पाए जाते हैं? CNG या नेचुरल गैस में तो वो मेथेन उसमें मुख्य मात्रा में रहता है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? बड़ा आसान सा प्रश्न था, डिक्लोफिनेक। तो डिक्लोफिनेक पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक है, जिससे भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इसी कारण गिद्धों की ज़्यादातर प्रजातियों को रेड डाटा सूची में सम्मिलित किया गया है। पहले पता है आपके आसपास गिद्ध दिखाई पड़ते थे, जानवर जब मर जाते थे तो उनको खाने आ जाते थे। इन्हीं जानवरों को जो डिक्लोफिनेक दिया जाता था इनके शरीर में मौजूद रहता था, वो गिद्ध खा करके मर जा रहे थे, जिसके कारण विलुप्ति के कगार में आ गए और वो भाग गए, सारे छोड़कर चले गए। निम्नलिखित देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था? 2015 का पूछ लिया था, 2018 का प्रश्न पत्र था। तो इस तरह के प्रश्न भी आयोग पूछता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो थोड़ा जब आंकड़े पढ़िए, थोड़ा बहुत घूम फिर लीजिए पिछले और अगले आंकड़ों पे। तो ये ए वाला राइट आंसर है। चाइना जो है सर्वाधिक उत्सर्जक था, अभी भी चाइना ही सर्वाधिक उत्सर्जक है। ध्यान देने वाली बात यह है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। देखिए ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न था। उसका कारण था कि यहाँ पे भारत आपदा युक्त देश तो सही है, लेकिन इंग्लिश वाले में लिखा था कि भारत आपदा मुक्त देश है। ठीक है, इंडिया इज डिजास्टर फ्री कंट्री दे दिया था।
जिसके कारण कि ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों को करती हैं, क्योंकि आधारभूत संरचना का निर्माण यहाँ नहीं होता है। बस्तियाँ जो हैं, जो कच्ची बस्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। जो क्षमता होती है आपदा से निपटने की वो कम रहती है, जिसके कारण कि सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों की होती है। दूसरा है भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित है, बिल्कुल सही है। एक कंपनी से जो गैस बनाती थी, गैलियम गैस, ठीक, ओलियम गैस बनाती थी, उससे जो निकला जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था, जिसके कारण कि ये आपदा आई थी, जिसके कारण काफ़ी लोग मर गए थे। तो भारत आपदा युक्त देश है, ये भी सही है। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम कर देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कल ही हमने चर्चा की थी और पर्यावरण वाले में हमने कायदे से बताया है आपको कि किस तरह से मैंग्रोव की जड़ें मजबूती से जकड़ी रहती हैं धरती को, जिसके कारण आपदा आती है तो उसको ये कम करने का पूरा काम करती हैं। तो चारों ही सही होगा हिंदी वाले के आधार पे, लेकिन इंग्लिश वाले के आधार पे ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर स्टार भी लगाया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? वेग पूछ रहा है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश से अधिक वेग किसी का नहीं होता है। 3 का गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश का वेग है, सर्वाधिक जो भी होता है, ठीक है। ग्रेफीन क्या होता है? तो ग्रेफीन क्या है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, ध्यान रखिएगा। ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। यह कार्बन के द्विआयामी रूप में खटकोणी जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की संरचना होती है। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, कहाँ पर अधिकतम होगा? इस्पात में, ठीक है। ध्वनि का वेग विभिन्न माध्यमों में हमने बताया, जितना ज़्यादा घनत्व रहेगा किसी माध्यम का, ध्वनि का वेग उतना ही अधिक उसमें रहेगा। तो घनत्व इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? इस्पात का है। तो इस्पात सबसे ज़्यादा कठोर, सबसे ज़्यादा घनत्व है, इसलिए ध्वनि का जो वेग होगा वो इसमें अधिक होगा, इस्पात में अधिक होगा, ठीक है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो पैन होता है। वो पैन आंखों को प्रभावित करता है। पैराक्सी एसीटाइल नाइट्रेट इसका फुल फॉर्म है। पैराक्सी एसीटाइल नाइट्रेट फोटोकेमिकल धुआं में मौजूद एक द्वितीयक प्रदूषक है। कई बार पूछता है कि इसमें से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, तो पैन जो है द्वितीयक प्रदूषक है, जो आंखों में सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। ये किससे बनता है? तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से तैयार होता है पैन। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। यह शरीर की कोशिकाओं को बांध कर रखता है। शरीर में यह खून की नसों, रक्तवाहिकाओं को मजबूत बनाता है। इसके अच्छे स्रोत सभी प्रकार के खट्टे फल होते हैं, लेकिन उपलब्ध विकल्पों में आंवला सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है। प्रति 100 ग्राम आंवले में 600 माइक्रोग्राम से 1800 माइक्रोग्राम तक विटामिन सी पाया जाता है। आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अभी किसी दिन मैं चर्चा भी कर रहा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, ठीक है, के लिए दिया गया था। बी वाला राइट आंसर है। सर आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जब कोई पदार्थ, धातु एवं अधातु, ठोस एवं गैस किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इन्होंने ये किया था कि प्रकाश की जो रेज होती हैं वो फोटान से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? फोटान से बनी होती हैं। जब फोटान ये किसी पदार्थ में गिरता है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, इतनी ही लगभग एनर्जी का, h0 उसको कहते हैं, ठीक है। तो h जहाँ पे प्लांक कांस्टेंट रहता है, कई बार पूछा अभी h क्या है, तो h प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक होता है। हालांकि ये प्रश्न नहीं आने वाला है, फिर भी जानते रहिए। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण इनमें से कौन नहीं उत्पन्न करता भैया? सौर ऊर्जा पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करती, बाकी सभी पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और कूटों से सही उत्तर दीजिए। तो समुद्रगुप्त के समकालीन गुप्त साम्राज्य, समुद्रगुप्त के समकालीन नरेशों का नाम दिया है, उनके राज्य दिए हैं, किस राज्य में शासक थे? तो धनंजय कुस्तलपुर में थे। तीसरा होगा नीलराज
ये अवमुक्त के शासक थे। उग्रसेन पालक्का के थे और विष्णुगुप्त थे कंची के। 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3142 सी वाला राइट आंसर होगा। इसको चाहें तो आप रट सकते हैं या लिख सकते हैं, कहीं पे नोट कर सकते हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, हुलास या हुलास खेड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो आलमगीरपुर और हुलास तीसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला इसका राइट आंसर होगा। तो आलमगीरपुर बड़ा गांव एवं हुलास सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित केंद्र हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? ये दक्षिण भारत से एक प्रश्न जरूर आता है। तो कर्नाटक में जो होयसल राजवंश था उसमें, उसको जब आप पढ़ेंगे तो नाना देशी शब्द आपको मिल जाएगा, विदेशी व्यापार से संबंधित था ये, ठीक है। तो नाना देशी व्यापारियों का एक बड़ा समूह था जो एक विदेशी व्यापार से संबंधित था। इनका उल्लेख होयसल साम्राज्य के समय मिलता है। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। दूसरा है आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था उनके शौकीन थे। तो दोनों ही सही है। मध्यकाल में संगीत पर आपको पता ही है, संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, ठीक है, कई शासकों के काल में, खासकर अकबर के शासन काल में। ये सही है। दूसरा है चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था, इसके शौकीन थे, बिल्कुल सही है। आज भी सूफी संगीत जाता है, सूफी गायक होते हैं। तो ए आर दोनों सही, लेकिन ये रीजन एक दूसरे से संबंधित नहीं है कहीं से भी। तो बी वाला राइट आंसर होगा इसका। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी अनेक पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किया गया एवं आरंभिक चिश्ती सूफी संत जैसे निजामुद्दीन औलिया आदि संगीत सभाओं के शौकीन थे। अतः प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ये अयोध्या लेख से मिलती है, मिलान के लिए भी आ चुका है। पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं। इनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक व्यदत की हत्या करके की। यह एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। पतंजलि पुरोहित थे। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ये सरकार जैसी ही एक संस्था थी, लेकिन सरकार के समकक्ष नहीं थी। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई को क्या कहा जाता था? चकला कहा जाता था। तो सी वाला राइट आंसर होगा इसका। सारे ऑप्शंस आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सुरक्षा के लिए, अर्थात किसी कबीले या किसी बस्ती की सुरक्षा के लिए जो मराठे राजस्व वसूलते थे उसको क्या कहा जाता था? चौथ कहा जाता था। तो 1752 ईस्वी तक मराठे अपने शक्ति का पराकाष्ठा पर पहुंच गए और मुगल बादशाह उनके हाथों की कठपुतली बन गए। वे संपूर्ण भारत से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूलने लगे। रानाडे के अनुसार चौथ सैन्य कर था जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले वसूल किया जाता था। सरदेसाई के अनुसार चौथ विजित क्षेत्रों से वसूल किए जाने वाला कर था। तो दोनों ने अलग अलग बताया है, हालांकि इसका उत्तर आयोग ने भी चौथ ही माना है। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये माहम अनगा ने करवाया था। माहम अनगा ने करवाया था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण माहम अनगा द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित युग में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो डी वाला सुमेलित नहीं है। लखनऊ में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था लियाकत अली ने नहीं किया था। बाकी सब जगह सही है। संबलपुर में सुरेंद्र शाही ने किया था। गंजाम उड़ीसा में राधा कृष्ण दंड सेना ने किया था। कश्मीर में गुलाब सिंह ने किया था, जबकि लियाकत अली ने इलाहाबाद में किया था। लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? क्या नाम था? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में नेतृत्व किया था, ठीक है। लियाकत अली ने इलाहाबाद में किया था।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कहाँ पर कौन शासक था ये दे रहा है। तो इसमें से वारंगल वाला सुमेलित नहीं है, रामचंद्र देव। ये देवगिरी में शंकर देव और रामचंद्र देव दोनों ही देवगिरी में ही शासक थे। बाकी होयसल में वीर बल्लाल थे, मदुरा में वीर पांड्या थे। तो ये दूसरा वाला वारंगल वाला गलत है। इसमें मुगल काल का कालाक्रम पूछा है कि कौन कौन शासक पहले रहा। तो भाजी सब्जी माँ साहब फार माँ साहब हमने आपको बताया है, वो आप पूरा रट लीजिए, कभी ये वाला ऐसे प्रश्न आएंगे गलत नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? सबसे पहले कौन था? जहांदार शाह था, उसके बाद मोहम्मद शाह आया, उसके बाद फिर अहमद शाह आया और फिर आलमगीर द्वितीय। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? BADC जहांदार शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता? देखिए आपको मैंने जो 8 बजे वाला खेला होबे सीरीज दिया है, उसमें आप सारे प्रश्नों को देख लीजिए, एक एक प्रश्न आपको हूबहू मिल रहा होगा विथ एक्सप्लेनेशन जो हमने दे दिया। तो जो जिसने भी नोट्स बनाया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाया है उस खेला होबे सीरीज से, भूगोल और इतिहास का, आप सारे प्रश्न कर ले जाओगे। ठीक है, 90% से ज़्यादा प्रश्न आपके सही होने वाले हैं अगर आपने वो देख लिया है तो। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल, लेकिन आप लोग देख ही नहीं रहे तो हमने इसीलिए श्रृंखला ही बंद कर दी। अब क्या करेंगे कि पॉलिटी और साइंस का एक में ही, पॉलिटी का एक अलग दे देंगे वीडियो, उसमें कंप्लीट रहेगा एक ही वीडियो में, 3-4 घंटे की वीडियो जो रहेगी। इसी तरह इकोनॉमी का भी खेला होबे वीडियो, एक ही वीडियो में 2 घंटे का पूरा इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न उसमें विथ एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे। ठीक है, फिर साइंस और इन्वायरमेंट का भी ऐसा ही कर देंगे। तो एक एक वीडियो में ही ले आएंगे, 4-5 दिन में समाप्त हो जाएगा सब। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो वाजसनेमी संहिता शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। बाकी काठक, मैत्रायणी और तैत्तरीय कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन और कारण में क्या संबंध है, दोनों व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको बताना रहता है। तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। यही कारण था कि तुर्की आक्रमण सफल हुए, क्योंकि राजा तो बहुत सशक्त थे, बड़े मजबूत, बड़े शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, लेकिन इनकी आपस में कभी पटी नहीं। आपस में हमेशा ये एक राजा जो पड़ोसी था चाहता था कि कोई आक्रमण करके इसको समाप्त करे तो हम खुश हो जाएं, है ना, पड़ोसी दुखी होगा तो हम खुश हो जाएंगे। ये जो भावना रही, इसके कारण जो विदेशी आक्रमणकारी आए वो सफल रहे यहाँ पर। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए वाला राइट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। क्रम पूछ रहा है कि क्रम में मंदिर बना, तो आपको अगर शासकों का क्रम याद रहेगा कि शासक ने कौन मंदिर बनाया तो इजीली इसको टैकल कर लेंगे। तो बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था, राजराज प्रथम ने करवाया था। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम का तटीय या शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। वहीं सप्त पैगोडा जो 7 रथ वाले मंदिर हैं उनका नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो प्रथम नरसिंह प्रथम के बाद नरसिंह द्वितीय आते हैं, अर्थात चौथे के बाद तीसरा होगा। इनके बाद राजेंद्र प्रथम आते हैं, राजराज प्रथम आते हैं और उसके बाद राजेंद्र प्रथम आते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले सप्त पैगोडा, फिर महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर बृहदीश्वर मंदिर और अंत में गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। राइट आंसर है डी। ठीक है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सप्त पैगोडा का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में लगभग 630 से 668 ईस्वी में। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय या राज सिंह ने 700-728 ईस्वी में करवाया। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम तथा गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया, जिसका शासनकाल 985 और 1014 ईस्वी के मध्य था इन दोनों का। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा अभिलेख जो उड़ीसा में स्थित है, भुवनेश्वर में, ये कलिंग राज खारवेल के विषय में जानकारी मिलती है। चेदी वंश के शासक थे ये।
निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो बागौर से जो है पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। राजस्थान के बागौर से मध्य पाषाणकालीन पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल भारत के मध्य पाषाणकालीन विशाल और सर्वश्रेष्ठ उत्खनन स्थलों में से एक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ए वाला सुमेलित नहीं है। अदीना मस्जिद जो है ये मालदा में पश्चिम बंगाल में है, मांडू में नहीं है, मालदा में है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है। दाखिल दरवाज़ा ये गौड़ जो है में है पश्चिम बंगाल में। और 3 दरवाज़ा जो है ये अहमदाबाद में गुजरात में है। एक बार स्क्रीनशॉट हो सके रख लीजिएगा, यहाँ से संबंधित प्रश्न फिर से आ सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो रसिक प्रिया की रचना केशव दास ने की है, ठीक है, न कि रसखान ने, तो ये गलत है। रसिक प्रिया की रचना केशव दास ने की। बाकी ध्रुव दास ने भगत नामावली, नाभा दास ने भक्तमाल, उस्मान ने चित्रावली ये बनाए हैं, लेकिन रसखान ने रसिक प्रिया की रचना नहीं की है, केशव दास ने की है। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो डफरिन ने ही कांग्रेस जो है इसकी स्थापना करवाई थी, इसी के दिमाग की उपज थी और इसी ने बोला भी था ऐसा। लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को चुनौती देते हुए कहा कि यह केवल एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। तो कथन ए सही है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। पहले स्वीकृति दी थी और बाद में स्वीकृति वापस ले ली थी, सही है। दूसरा है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो अंतरिम सरकार जो गठित हुई थी उसमें शामिल हुई थी। इन दोनों का एक दूसरे से कथन कारण का कोई लेना देना नहीं है, दोनों अपने आप में सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु कारण आर ए की व्याख्या नहीं है। क्या कहानी है थोड़ा देख लेंगे। मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया, लेकिन 1946 में हुए चुनाव में मुस्लिम लीग को मुस्लिम स्थानों के 78 में से 73 सीटें प्राप्त हुई। इस घटना से ये 73 नहीं होगा दोस्तों, गलत है, 30 सीट प्राप्त हुई थी मुस्लिम लीग को, ठीक है, कम प्राप्त हुई थी। इस घटना से क्षुब्ध होकर जिन्ना ने कैबिनेट मिशन योजना से अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को लीग चुनाव के बाद कांग्रेस के अंतर्गत गठित अंतरिम सरकार में शामिल हो गई ताकि अंतरिम सरकार के कार्यों में यह बाधा डाल सके। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आपका CABD हो जाएगा, राइट आंसर है डी वाला। कालक्रमानुसार देख लीजिए, वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था। हंटर आयोग 1882 में बना था। एक दोस्तों हंटर कमेटी भी थी, हंटर समिति भी थी, वो बनी थी जलियांवाला हत्याकांड के बाद, ठीक है। तो 1919 में वो समिति बनी थी, वो हंटर कमेटी थी। ये हंटर कमीशन है, दोनों में अंतर करिएगा। सेडलर आयोग 1917 में बना और सार्जेंट योजना 1944 में। तो ये सभी शिक्षा से संबंधित थी और इसी क्रम में CABD ये राइट हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? कई बार पूछा गया है। तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना पूना महाराष्ट्र में 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। इसका पूर्वगामी संगठन मित्र मेला 1901 ईस्वी था। तो 1901 में मित्र मेला का भी इन्होंने ही स्थापना की थी, मित्र मेला संगठन की। ये विभिन्न विद्रोह हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो अहोम विद्रोह सुमेलित नहीं है। 1828 में 1828 और 30 के बीच हुआ था अहोम विद्रोह, तो ये वाला ही गलत है। बाकी संथाल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1831, खासी 1829 सही है। यहाँ से प्रश्न देखेंगे तो हर बार लगभग पूछ रहा है, तो इसको पूरा याद कर लीजिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार का दोस्तों न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। समानता 2 प्रकार की है, कौन समानता? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और भ्रातृत्व 1 प्रकार के भ्रातृत्व की बात की गई है। तो 3, 5, 2, 1 बंधुता या भ्रातृत्व। तो बंधुता की बात की गई है, एक ही शब्द है लिखा हुआ है बंधुता। तो भ्रातृत्व
1 हो गया, बाकी 3 5 2 1, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? पुराना प्रश्न हो गया। ठीक है, एक प्रकार से ये मीरा कुमार थी, आपको याद होगा, ए वाला राइट आंसर था इसका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो भारत भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। ठीक, सिर्फ भाषा के आधार बना था क्योंकि यहाँ पोट्टी श्री रामुलु जो आंदोलनकारी थे उनका निधन हो गया था, तो दबाव में आकर गवर्नमेंट ने भाषा के आधार पर राज्य बना दिया था। तेलुगु भाषियों के अलग राज्य की मांग पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। वर्तमान में देश में 29, हालांकि ये भी अब बदल गया है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अंतिम गठित राज्य तेलंगाना है, अगर राज्यों की बात करें तो सही है। इसका गठन 2 जून 2014 को किया गया था। नए गठित 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके साथ ही एक और केंद्र शासित प्रदेश बना है नया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर, दमन-दीव और दादर नगर हवेली। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? अर्थात संवैधानिक संस्था नहीं है, अर्थात संविधान में जिसका वर्णन नहीं है किसी अनुच्छेद में। तो सम लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग भी है, नीति आयोग नहीं है, तो डी वाला राइट आंसर है। सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो केंद्र राज्य से संबंधित हैं। सरकारी आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों पर अपनी संस्तुति देना था। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार, संसदीय सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में 1832 में संसदात्मक सरकार का शुभारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? अर्थात ऐसा अधिकार जो लोकसभा नहीं कर सकता, सिर्फ राज्यसभा कर सकती है। तो ये है नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, कि केवल राज्यसभा करती है, लोकसभा को अधिकार नहीं है। सी वाला राइट आंसर है। तो अनुच्छेद 312, किसी की बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा ने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया हो कि राष्ट्रीय हित में एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की आवश्यकता है, तो संसद इस पर कानून बनाकर पद का सृजन कर सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए इसमें राज्यसभा को अनन्य अधिकार, अनन्य अधिकार क्या होते हैं? ऐसे अधिकार जो अन्य किसी को प्राप्त न हो। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में नागरिकता है, बी वाला राइट आंसर। बड़ा आसान प्रश्न था ये। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो आधिकारिक भाषा में अगर प्रावधान में परिवर्तन करना हो, संशोधन करना हो, तो संसद क्या करती है? इसके लिए 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। तो भारतीय संविधान के भाषा संबंधित प्रावधान संशोधन को संसद के 2/3 बहुमत द्वारा किए जाने का प्रावधान है, जैसे राजभाषा का प्रयोग, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आदि। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो निरयोग्यता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं संविधान के अनुच्छेद में, और वहाँ पे बी वाला राइट आंसर है, 60 दिन। तो संसद सदस्यों की अनर्हता के संबंध में अन्य के अतिरिक्त प्रावधान है कि यदि सदन का कोई सदस्य अनुमति के बिना लगातार 60 दिन की अवधि तक अनुपस्थित रहता है, तो दिनों की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिन की अवधि को शामिल न करते हुए अनर्ह माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समलैंगिकता संबंधी प्रावधान जिसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। ठीक है। राज्य के नीति निश्चित तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो उपरोक्त सभी में समाजवादी तत्व भी हैं, उदार बौद्धिकवादी भी हैं, गांधीवादी तत्व भी मौजूद हैं। तो सभी प्रकार के तत्व इसमें शामिल हैं 36 से 51 तक में। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा परिभाषित करती है? तो ये संपोषणी विकास या धारणीय विकास है। आपको पता ही होगा, आसान चीज़ है, तो दी है। निम्न में से कौन सा भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है?
तो गरीबी का रेखा का निर्धारण कौन करता है? योजना आयोग करता था, अब नीति आयोग करेगा। तो भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का कार्य योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग करता है। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? सड़कों की लंबाई में तो महाराष्ट्र, कल ही हमने वीडियो में बताया था आपको। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग की उत्तर प्रदेश में है। भारत में प्रत्यक्ष कर रोड कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष कर कोड जो दोस्तों है वो है आपके आयकर से संबंधित है। आयकर प्रत्यक्ष कर है आपका। बाकी तीनों जो हैं आपका बिक्री कर हो या उत्पाद कर हो गया, सेवा कर, ये क्या है? जीएसटी में आते हैं, अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया था? तो योजना आयोग को अशोक चंद्रा ने आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा था। योजना आयोग को अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया था। इसका मुख्य कार्य योजनाओं का निर्माण करना, देश में गरीबी का आकलन करना तथा केंद्र सरकार को राज्यों के अनुदान के संबंध में सिफारिश करना प्रमुख है। वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पे नीति आयोग कार्य कर रहा है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती साहब थे, जनहित याचिका को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाले। तो 66 का। लेकिन ये प्रश्न दोस्तों गलत भी था। गलत इसलिए था क्योंकि यहाँ मुख्य न्यायाधीश पूछा है। न्यायाधीश उस समय थे PN भगवती, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, व्याख्या की थी जनहित याचिका की। तो उस समय मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी थे। तो मुख्य न्यायाधीश न पूछा होता, न्यायाधीश पूछा हो, तब इसका आंसर सी होता। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था इसीलिए आयोग ने, क्योंकि उस समय YV चंद्रचूड़ जो थे ये मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो सही तिथि अंतिम बैठक की 24 जनवरी 1950 को था। आखिरी बार हस्ताक्षर इसमें किया था संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर जुलाई-अगस्त 1946 में कराया गया। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को भंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको समाप्त किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, उत्साधन किया जा सकता है। विधान परिषद का सृजन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद द्वारा किया जाता है। इसके सृजन के संबंध में संबंधित राज्यसभा की विधानसभा द्वारा अनुमोदन किया जाता है, लेकिन संसद का निर्णय ही अंतिम होता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 अधिकतम अथवा 40 से कम नहीं हो सकती है। तो अधिकतम 1/3 और 40 मिनिमम। ठीक है। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? ये मंत्रालय की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये 2006 में मंत्रालय का गठन हुआ। आप लोग देख सकते हैं उसकी वेबसाइट पे भी। तो ये भी क्वेश्चन गलत था, इसको डिलीट किया गया था आयोग के द्वारा। महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन भारत सरकार द्वारा 1985 में किया गया था। तो विभाग का गठन किया गया था, न कि मंत्रालय का। स्वतंत्र मंत्रालय का गठन वर्ष 2006 में किया गया था। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो 20 अधिकतम हो सकता है। ठीक है, 20 अधिकतम हो सकता है। कुल मैक्सिमम संख्या संसद की कितनी हो सकती है? लोकसभा की 552 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम। वर्तमान में 2 सदस्यों को जो चुने 331 के आधार पर मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियंस, उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। लेकिन डिसकंटिन्यू जरूर किया गया है, बाद में कंटिन्यू भी किया जा सकता है फिर से संशोधन करके। अगर लगता है कि प्रतिनिधित्व नहीं है तो फिर से उनको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो 552 मैक्सिमम अभी भी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसी बच्चे ने प्रश्न किया था ग्रुप में भी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और 530 विभिन्न राज्यों से, 20 अधिकतम कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेशों से 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है। ये मैक्सिमम नंबर है बता रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अगर करंट में देखा जाए तो 543 सदस्य हैं। ठीक है। 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य
2018-19 के दौरान कितना, हालांकि ये पुराना प्रश्न हो गया, नया वाला पढ़िएगा इसमें। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि इनमें से किसका परिणाम है? तो प्राकृतिक वृद्धि की बात कर रहा है तो ये परिणाम है ए और बी का, अर्थात अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर का। किसी एक वर्ष में अशोधित जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। इस प्रकार आकलित वृद्धि दर को जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि दर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर में निवल माइग्रेशन दर को जोड़ देते हैं। सामान्यतः निवल माइग्रेशन दर 0 मान लिया जाता है। किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है 1990 से ही। तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके अन्य सहयोगी, जिनमें अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन तथा सेंगर हंस ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया। इसमें प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा तथा शिक्षा अवधि को सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम कौन सा है? मनरेगा है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सितंबर 2005 को पारित हुआ तथा 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के बंदापल्ली से की गई। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया, योजना कर दिया गया। प्रारंभ में यह योजना देश के 200 जिलों में लागू की गई थी, जिसे बजट वर्ष 2007-8 में बढ़ाकर 330 जिलों में कर दिया गया। बाद में इसको पूरे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र जो है आय की विषमता को मापता है, आय की विषमता को मापता है। लॉरेंज वक्र जितनी ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। यदि संपूर्ण आय किसी एक ही व्यक्ति के पास हो तो पूर्ण असमान आय वितरण होगा। तो लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है? पूछेगा डायरेक्ट। आय की विषमता को मापने का पैमाना है। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो इसमें से स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायत लगाती है। बिक्री कर, भू राजस्व कर, मनोरंजन कर इत्यादि राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जबकि स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं, पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? संपोषणीय वृद्धि। देखिए समावेशी और संपोषणी में अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समावेशी पूछा होता तब तो ये क्वेश्चन सही होता, लेकिन यहाँ संपोषणी दे दिया, धारणी वृद्धि दे दिया है। तो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव शब्द में अंतर होता है, ये वाला गलत ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको डिलीट भी कर दिया गया था। हालांकि पहले इसका उत्तर सी वाला माना था 11वीं, जिसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय समावेशी विकास था, न कि संपोषणी विकास। वहीं 12वीं का जो था तीव्र तथा अधिक समावेशी विकास, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था। सस्टेनेबल यहाँ पर शामिल तो था, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर 12वीं पंचवर्षीय योजना ही होगा, ठीक है। डी वाला राइट आंसर होगा। इसका आयोग ने आंसर गलत दिया था शायद, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है, क्योंकि फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, या फिर कहीं कहीं आपको लिखा दिख जाएगा फास्टर इंक्लूसिव, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगा। तो सस्टेनेबल ग्रोथ ही पूछ भी रहा है यहाँ पे, संपोषणी वृद्धि, लेकिन मुख्य ध्येय यही था, संपोषणी वृद्धि था। 12वीं पंचवर्षीय योजना ही इसका राइट आंसर होगा, डी वाला। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो ये पुराना आंकड़ा हो गया, नया वाला आप देखेंगे, ये पुराना वाला नहीं देखेंगे, ठीक है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? बीपीएल परिवारों की पहचान, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का जो पहचान करने के लिए हाशिम समिति गठित की गई थी। भारतीय शहरों में गरीबी के निर्धारण के लिए एसआर हाशमी की अध्यक्षता में गठित की गई थी समिति, जिसके आकलन पर सरकार को शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करना था। इस कमेटी ने अपना आकलन सामाजिक, आर्थिक और जाति पर आधारित जनगणना के आधारों पर किया था, जिसमें शहरों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का अनुमान 17% के करीब आया था। भारत एवं विश्व का भूगोल, निम्नलिखित योगों में से कौन सुमेलित नहीं है? विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान है और कौन सुमेलित नहीं है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, यही वाला गलत है।
मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस असम में है, पेरियार केरल में है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो तटरेखा गुजरात की सबसे लंबी है। ठीक है, चाहे जो राज्य हो, सबसे ज़्यादा लंबी गुजरात की है। तो इसका डी वाला राइट आंसर होगा। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,515.5 या 7,516 किलोमीटर लगभग, जिसमें शीर्ष 4 तटरेखा वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हैं। अतः इस प्रश्न में सही विकल्प डी गुजरात होगा। राज्यों में दोस्तों गुजरात ही है। अगर हम संपूर्णता में देखेंगे, तट द्वीपों को ही मिला लेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लंबाई में स्थित है, इसलिए उसका तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी अपने आप में हो जाएगी। इसलिए हम राज्यों की बात करते हैं तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसमें अवस्थित है? तो ये गलत दिया हुआ था। ठीक है, शेवराय तथा जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में तथा बिलीगिरिंगरा दक्षिण पूर्वी कर्नाटक एवं तमिलनाडु सीमा पर स्थित हैं, जबकि वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति की वास्तविक अवस्थिति तिरुमल्ला के पहाड़ी में आंध्र प्रदेश में है। यदि मल्ल को नल्ल मल्ला मान लिया जाए तो इसका निकटतम उत्तर डी हो सकता है, क्योंकि तिरुमल्ला पहाड़ी नल्ला मल्ला पहाड़ी का विस्तारित भाग है। लेकिन यहाँ मल्ल मल्ला दिया है, ऐसी कोई पहाड़ी है ही नहीं, तो डी वाला इसका राइट आंसर हो सकता था। सबसे करीबी आंसर लोगों ने किया भी था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ही डिलीट कर दिया था, मतलब इसको डिलीट कर दिया था। सबको बराबर उत्तर मिल गए थे, इसके बराबर अंक मिल गए थे। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो ये प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का काल का विस्तार है। तो राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? पश्चिमी घाट से कौन नदी इसमें से नहीं निकलती है? तो 2 नदियां हैं प्रायद्वीपीय जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं, ताप्ती और ताप्ती और नर्मदा। तो बी वाला राइट आंसर होगा। ताप्ती या तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी तथा कंबन नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो उत्पादकता ये पूछ रहा है, तो डेनमार्क जो है सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे संख्या नहीं पूछ रहा है, संख्या में और उत्पादन में तो भारत है पहले स्थान पे। यहाँ पूछ रहा है कि एक गाय डेनमार्क की हो गई, एक गाय भारत की हो गई, तो कहाँ की गाय ज़्यादा दूध देगी? तो डेनमार्क की ज़्यादा देगी। तो उत्पादकता यहाँ पूछ रहा है, सी वाला राइट आंसर होगा डेनमार्क। तो इस विकल्प में डेनमार्क है, लेकिन अगर देखा जाए पूरे विश्व में तो सऊदी अरब सबसे पहले स्थान पे है। सऊदी अरब की जो गाय है सबसे ज़्यादा दूध उत्पादकता उसकी है। विभिन्न राज्य दिए हैं, सबसे ऊंची चोटी दी है, कहाँ पर स्थित है ये आपको मिलान करना है। तो केरल में कौन सी चोटी है? अनाईमुदी केरल की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है और दोद्दा बेट्टा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला 3, 4, 2, 1। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप कब आया? पहला कीट कब आया? कवच वाले जीव कब आए? पहला स्तनधारी कब आया? विभिन्न कालक्रमों में आपको देखना है, तो ये आप देख लीजिए। पृथ्वी पर जीवों का विकास कालक्रम कैसा है? सी 3, 2, 1, 4, अर्थात कवच वाले जीव संग मोलस्का वाले पहले आए, फिर कीट आए, फिर सरीसृप आए और फिर लास्ट में स्तनधारी आए। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सागरी पारिस्थितिकी तंत्र सबसे ज़्यादा स्थिर है, क्योंकि जैव विविधता यहाँ पे सबसे अधिक है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र सागरी क्षेत्र में होता है। जहाँ की जैव विविधता सबसे ज़्यादा अधिक होगी वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा स्थिर होगा। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो मंगल ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। बुध तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सूर्य के बगल ही है, एकदम नज़दीक ही है। शुक्र भी नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा गर्म है। मंगल हो सकता है। दिए गए विकल्पों में से केवल मंगल ग्रह जीवन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसका परिक्रमण, परिभ्रमण एवं घनत्व लगभग पृथ्वी के समान ही है और मंगल पर थोड़ा सा कुछ जीवन की उत्पत्ति संबंधी जो वहाँ पर मंगल अभियान भेजे गए हैं, भेजे भी जा रहे हैं, जीवन की उत्पत्ति संबंधी खोज वहाँ पे जारी भी है और कुछ सुराग भी मिले हैं नाइट्रोजन जैसे तत्वों के।
निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ये बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है दोस्तों। कुंचिकल जलप्रपात हो गया है अब, पहले जोग या गरसोप्पा था कर्नाटक का, लेकिन अभी इसी के पास स्थित है कुंचिकल जलप्रपात, ये हो गया है, बी वाला राइट आंसर है। तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, जो वरा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है, जबकि जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी इसका नाम रख दिया गया है। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है किसका? कोपेन का कथन है कि वनस्पति जो है जलवायु का सही सूचक है। कोपेन ने कैंडोल द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों को विश्व की जलवायु के विभाजन का आधार बनाया। थार्नथ्वेट का भी नाम इससे जुड़ा है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर बी होगा, कोपेन होगा। इन्होंने स्पष्ट रूप से व्याख्या की है। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? तो रटा होगा आप लोगों को, अर्जेंटीना में स्थित है ये। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो विभिन्न मरुस्थल हैं, और कहाँ कौन सुमेलित नहीं है? तो गिब्सन जो मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, न कि ब्राज़ील में। बाकी सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तकला मकान चीन में है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है, यही वाला गलत था। निम्नलिखित काफ़ी उत्पादक देशों को उनके काफ़ी उत्पादन को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग आर्डर जो होता है, मतलब सबसे बड़ा पहले होगा, फिर बाद में सबसे कम वाला होगा, ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखना है, व्यवस्थित करना है। तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में हो जाएगा। ब्राज़ील के बाद फिर दूसरे नंबर पे वियतनाम, वियतनाम के बाद फिर कोलंबिया और फिर इंडोनेशिया। तो CBAD अभी हालांकि उत्पादन नए वाले आंकड़े आ गए हैं, तो नए वाले आप देखिएगा, हालांकि ब्राज़ील पहले पे है, ये याद रखिएगा। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में लगभग 7000 किलोमीटर की कमी आई है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में सिनाई प्रायद्वीप के स्वेज जलसंधि को काटकर किया गया। यह नहर 162 किलोमीटर लंबी है। इसके निर्माण से मुंबई लंदन तक के मार्ग में 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो कोलकाता था, तो बी वाला तो राइट हो जाएगा। बी वाला जब राइट है तो ए या डी, बी या डी में से कोई आंसर होगा। नई दिल्ली सबसे लास्ट में 1944 में बना था, ठीक है, उसके पहले शिमला पुणे थे, तो ए वाला सबसे लास्ट में हो जाएगा ये। तो BCD अर्थात सी शिमला दूसरे स्थान पे, फिर शिमला के बाद पुणे में, और फिर नई दिल्ली। तो सबसे पहले कोलकाता, फिर शिमला, फिर पुणे और फिर नई दिल्ली में मौसम मुख्यालय की स्थापना की गई। तो कोलकाता में 1871 में की गई थी, शिमला में 1905 में की गई थी, पुणे में 1928 में की गई थी, नई दिल्ली में 1944 में की गई थी। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, जल धारण क्षमता इसकी सर्वोच्च होती है, सही है। काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, गलत है। काली मिट्टी जो है दक्षिण भारत के राज्यों दक्कन के पठार आदि में पाई जाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में पाई जाती है। इसे रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। मैग्नेटाइट, लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकेट, ह्यूमस इत्यादि की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है किसके बीच? भारत और चाइना के बीच, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। सर 1914 में सर मैकमोहन ने भारत चीन सीमा को एक समझौते द्वारा निर्धारित किया। इन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जो भारत एवं चीन के बीच भू सीमा का निर्धारण करती है। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? पक्षी की पंजे वाला डेल्टा, तो मिसिसिपी जो मिसौरी नदी का डेल्टा बनता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, मिसिसिपी मिसौरी, और यह नदी पक्षीपात डेल्टा बनाती है, बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कस्तूरी ये हंगुल और कश्मीरी स्टैग से संबंधित है। तो हंगुल या कश्मीर स्टैग एक सरल स्वभाव वाला हिरण है। अब यह केवल कश्मीर स्थित दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में ही शेष बचा है, दुनिया के अन्य भागों में विलुप्त हो चुका है। यह जीव IUCN की रेड डाटा सूची में शामिल है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, उत्तराखंड का जो राज्य पशु है कस्तूरी मृग ही है।
और वहाँ पर ही कंचुला कोरक कस्तूरी मृग अभ्यारण्य भी है। कंचुला कोरक नाम है उसका, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हंगुल या कश्मीरी टैग एक सरल स्वभाव वाला हिरण है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो इडेफिक ये मृदा से संबंधित शब्द है। इडेफिक गुण मिट्टी के पीएच मान, जल निकासी, बनावट या रासायनिक गुणों से संबंधित है। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर मिलती है, जो समताप मंडल है। 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के निचले स्तर पर मिलती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणें स्किन कैंसर कारक मानी जाती हैं। ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो ये किसका नाम था? ये हिमा दास का मुंहबोला नाम था, आपको पता होगा ये तो। ये भी करंट का प्रश्न था, इसका मतलब नहीं है। ये भी करंट का मतलब नहीं है। ये भी करंट का मतलब नहीं है। ये भी करंट का है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये भी करंट अफेयर्स का है। ये भी करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स का है। ये भी करंट अफेयर्स का है, सूचकांक पूछा है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स देखिए लगातार चलिए अभी तक पूरा करंट अफेयर्स का तो छोड़ दिया था, उसका कोई औचित्य नहीं है, 2018 के पहले का है। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता की प्रचंडता बढ़ रही है? मतलब बार बार आ रहा है कौन? तो ये सभी आ रहे हैं, बार बार चक्रवात, बार बार तूफान, बार बार वंडर, बार बार भूकंप, ठीक है, बार बार सुनामी आ रही है। पहले सुनामी कभी कभार सुनने को मिलती थी। संयुक्त राष्ट्र के, तो इसका उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के गवर्नमेंट्स, ये तो हो गया। निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण है? न, उदाहरण नहीं है। तो आपको बताया मैंने, स्वस्थानीय होता है, एक बाह्य स्थानीय होता है। स्वस्थान मतलब जो उनका स्थान है वहीं पर उनको संरक्षित करना, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य आदि हो गए। और बाह्य स्थानीय क्या है कि इनको बाहर, मतलब उनके स्थान से, जब उनका अपने स्थान पर रहना बहुत ही असुरक्षित हो जाए तो उनको वहाँ से हटाकर किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखना जहाँ पे उनका संरक्षण किया जा सके, वाह्य स्थानीय हो जाएगा। तो इसमें से डी वाला जो पवित्र उपवन है ये स्वस्थानीय पद्धति का उदाहरण नहीं है। पवित्र उपवन के अलावा आपका डीएनए संरक्षण हो गया, आपका जैविक पार्क हो गया, ये सब क्या हैं? ये वाह्य स्थानीय मतलब पद्धतियाँ हैं। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए मुख्य रूप से 2 पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। प्रथम स्वस्थानीय या स्ववासन संरक्षण नीति, द्वितीय बहिवासन या बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति। स्ववासन संरक्षण नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र, स्थलीय हों या सागरीय हों, दोनों आते हैं। इसके अंतर्गत जीवों प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक वास में ही किया जाता है। जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण नीति के अंतर्गत बीज बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, गृह उद्यान तथा पवित्र उपवन आदि आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो ग्रामीण और शहर दोनों में ही न्यूनतम है। कहाँ पे? हरियाणा में, है ना। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण के क्षेत्र में जागरूकता प्रदान करने के लिए विश्व स्तर पर चलाया जाने वाला एक आंदोलन है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अंश शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो 55%। ये संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 55% जो जनसंख्या है शहरों में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? देखिए कल ही हमने चर्चा की थी, या शायद आज ही के शुरुआती जो प्रश्न थे उसमें चर्चा की थी। तो स्मोग जो है ये द्वितीयक प्रदूषक है, ठीक है। सूर्य की रोशनी और वायु जब नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, गंधक, जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक स्मोग का निर्माण करते हैं,
ठीक है। तो पैन हो गया या स्मोग हो गया, द्वितीयक प्रदूषक हैं जिनका निर्माण प्राथमिक प्रदूषकों से होता है मिल करके। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक मिल करके द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण करते हैं। प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं? फिर जो स्रोतों से डायरेक्ट निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये सब क्या है? जो प्रदूषण उत्पन्न करने वाला स्रोत है उससे डायरेक्ट निकल रहे हैं। द्वितीयक प्रदूषक क्या हैं? जब SO2 NO2 मिलते हैं तो पैन का निर्माण करते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम का निर्माण करते हैं। तो ठीक है, और ये भी पूछ लेता है, शायद पूछा भी था 2019 या 20 में या उसके पहले, मुझे याद नहीं आ रहा है किस वर्ष पूछा था, कि प्रकाश रासायनिक धूम या धूम में क्या क्या उपस्थित रहता है, स्मॉग में क्या क्या उपस्थित रहता है। तो आप ये जानते रहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रो पेरोक्साइड, ठीक है, जिसको पैन बोलते हैं, पैरा एसिटिल नाइट्रेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सभी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और ये मिल करके स्मॉग का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? इसका उत्तर आयोग ने दोनों को मान लिया था, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कोरल रीफ, दोनों को मान लिया था। बी और सी राइट आंसर होंगे। अब कोरल रीफ की भी जो प्रजाति विविधता होती है वो सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है ना। तो दोनों उष्णकटिबंधीय वर्षावन ही कहे जाते हैं समुद्र के ये। ठीक है, तो दोनों को ही मान लिया था आंसर, और दोनों ही सही भी हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 कहाँ आयोजित हुआ था? पेरिस में आयोजित हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2008 में। ठीक है, इसमें कुल 8 विशेष योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ये 8 भी पूछ लेता है, इन 8 में से कौन नहीं है? तो सौर मिशन था, राष्ट्रीय विद्युत ऊर्जा दक्षता मिशन था, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय ज्ञान मिशन था, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी जीवन तंत्र के संपोषण हेतु मिशन था, राष्ट्रीय जल मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय धारणी पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय धारणी कृषि मिशन। ये याद रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो इसका जो उत्तर था उसमें हरियाणा था, डी। ठीक है, अब आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर प्रति व्यक्ति आय में पूछा था या क्या पूछा था, ये तो स्पष्ट नहीं था, लेकिन लिंगानुपात तो स्पष्ट है कि सबसे कम हरियाणा में है, इसलिए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी ही होता, हरियाणा ही। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अंश वनों के अंतर्गत है? तो ये पुराना हो गया, 2019 वाला जो रिपोर्ट आया उसका प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? 1973 में शुरू की गई थी। मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें बी वाला होता, लेकिन इसको भी आयोग ने डिलीट कर दिया था क्योंकि 1972 यहाँ पे दिया हुआ है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल कितने हो गए हैं? 50 नहीं, 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, है ना, अभी राजस्थान वाला जो बना है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, बायोम का उदाहरण है, जिसका निर्माण मानव ने किया है? तो इसमें से फसल भूमि जो है, क्योंकि फसल का जो उत्पादन है उसको बोना, उसको फिर से उगाना, ये सब क्या करता है, कौन करता है? किसान करता है। खेत बनाना ये किसान का काम होता है, खेत जोतना किसान का काम होता है। तो डी वाला राइट आंसर है। बाकी वर्षावन, जलतंत्र, घास मैदान, ये सब प्राकृतिक स्थल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रख सकता है? तो ऊँट, कंगारू चूहा जो है ये बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। ये जो मूत्र भी करता है वो ठोस अवस्था में करता है, ठीक है ना, तो उत्सर्जन भी ठोस अवस्था में करता है, ये भी पूछा गया है। बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकने वाले जीवों में कंगारू चूहा सर्वप्रमुख है। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले कंगारू चूहा बारिश के समय में बीज जमा करके रख लेते हैं, फिर इन बीजों को खाकर वर्षों तक जिंदा रहते हैं। ठीक, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो ये जामनगर में स्थित है। प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB ये जामनगर में स्थित है, गुजरात में। तो तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए जामनगर गुजरात में समुद्री जैव विविधता राष्ट्रीय केंद्र बनाया जा रहा है।
यह देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में स्थापित देश का पहला शोध संस्थान है। उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो बी, गोमती नदी जो है जैविक आपदा। हालांकि सबका अलग अलग प्रदूषण के आधार पे सबको अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। इस आधार पे गोमती को जैविक आपदा कहा गया है। वहीं भारत में दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती में सबसे कम महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों ही श्रावस्ती में सबसे कम है, और टोटल साक्षरता दर भी श्रावस्ती में सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ की? जनसंख्या पूछ रहा है ये। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो ग्रामीण हो शहरी हो दोनों ही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा होगा। डी वाला राइट आंसर हो इसका। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, इसको इजीली आप लोग कर सकते थे। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से गुजरेगा? तो ये देख लीजिएगा एक बार फिर से, ठीक है। ये बस्ती से होकर नहीं गुजरेगा, बाकी फैजाबाद, आजमगढ़, अमहू आदि शामिल हैं इसमें। कहाँ? लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ और गाजीपुर 9 जिले शामिल हैं। बस्ती इसमें शामिल नहीं है। कुल लंबाई 343 किलोमीटर है। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा? हालांकि ये आपका पुराना हो गया, उत्तर प्रदेश के ये भी पुराना हो गया, ठीक है। स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसे नहीं चुना गया है? तो ये भी पुराना हो गया है। नया वाला आंकड़ा आप देख लीजिएगा एक बार, कुछ अगर परिवर्तन हुआ हो। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था। हरित क्रांति का जन्मदाता इनको माना जाता है। इन्होंने मैक्सिको में गेहूं की बोनी प्रजाति की खोज की, जिसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक थी। इससे अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका इत्यादि में कुपोषण की समस्या को दूर करने में सहायता मिली। इसी के परिणाम स्वरूप 1970 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा, कृषि मत करके चले जाइएगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र में नोबेल दिया ही नहीं जाता। इनमें से 2 ही क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल दिया जाता है, 3 क्षेत्र हैं, औषधि भी है, चिकित्सा भी है, तो कृषि तो होता ही नहीं है। तो चूँकि इन्होंने हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, इसलिए काफ़ी लोग कृषि मार्ग चले आए थे, जबकि शांति में नोबेल मिला था। कृषि में मिल भी नहीं सकता क्योंकि दिया ही नहीं जाता है, 6 ही फील्ड में दिया जाता है। गलत, ये मतलब पुराना हो गया, छोड़िए इसको, पुराना हो गया, छोड़िए इसको। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा किन फलों की किस्में हैं? तो इनमें से आपको पता होगा काली चंपा का नाम बहुत फेमस है, अंगूर की है। जब एक पता हो गया तो बाकी अपने आप हो जाएगा। तो सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा अंगूर की किस्में हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये भी थोड़ा छोड़ दीजिएगा, फिर देखेंगे नया उत्पादन वाला आंकड़े में। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक, ये महत्वपूर्ण है। आयोडीन का अग्रणी उत्पादक कौन है? चिली है। आयोडीन विशेष रूप से समुद्री उत्पादों जैसे समुद्री घास, मछली, घेंघा, सीपी इत्यादि में पाया जाता है। समुद्री जल में 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर आयोडीन पाया जाता है। इसके उत्पादन में चिली प्रथम स्थान पे है, फिर जापान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान का स्थान आता है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो अरविंद पनगड़िया थे। अभी कौन है? राजीव कुमार हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा घोषित क्यों मनाया जाता है 11 जुलाई को? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या 5 अरब के आंकड़े को पार कर गई थी। इसी से प्रेरित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या अनुभाग ने 1989 से प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया शुरू किया। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये आपके संजय बारू की पुस्तक है। इस पर एक मूवी भी बनाई जा चुकी है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये 150वां था, हो गया कंप्लीट आपका ये 2018 वाला भी। अब 2017, 2016 इस तरीके से सारा कंप्लीट करवाएंगे। प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं।
स्पीड में। बहुत बहुत धन्यवाद।